के 9 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेरी और मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 5G यानी 5 जनरेशन के शो में अब वक्त हो चला है खबरों के सेंसेक्स का, यानी वो शो जिसमें हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जिस पर पूरे दिन हलचल होती है। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी खबर बड़ी होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी, खबरों के सेंसेक्स में उस खबर की पूरी एबीसीडी आपके सामने होगी। आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर में फैले हमारे रिपोर्टर, जिनकी रहती है खबरों के बाजार में पैनी नजर। तो ज्योत्सना, सबसे पहले किसका रुख किया जाए? हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। गौरव, आज क्या बड़ी खबर है आपके पास? खबर बड़ी ये है कि कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील सलमान खुर्शीद ने एक अपनी किताब लिखी। उस किताब का शीर्षक है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम। और इस किताब का जो विमोचन है वो कल पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह, इन दो लोगों ने किया। लेकिन इस किताब के कुछ हिस्से को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हुआ है और उन्होंने कुछ स्ट्रॉन्ग कमेंट जो हैं वो हिंदुत्व को लेकर किए हैं, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर किए हैं, जिसको लेकर विवाद हो रहा है। उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आईएस ग्रुप जो हैं और बोको हराम इन जैसे संगठनों से कर दी है, जो कि बहुत ही इस पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा निर्दयता के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद जो है काफी ज्यादा सियासी बवाल मचा हुआ है। खास करके अमित मालवीय जो कि बीजेपी नेता है, उन्होंने किताब के उस पेज को ट्वीट किया है और उस ट्वीट में जो उस किताब का अंश है वो बताता है कि उसमें तुलना की गई है कि जब बाबरी मस्जिद टूटी थी तो वो उस तरीके से था जैसे कि जिहादी इस्लामिस्ट ग्रुप जैसे कि आईएसआईएस और बोको हरम जो हैं वो हरकतें करते हैं, उससे तुलना कर दी, जिसको लेकर बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। और इसके बाद अमित मालवीय ने ट्वीट करके पूछा है कि क्या ये कांग्रेस वही पार्टी है जिसने कि मुसलमानों का वोट पाने के लिए, तुष्टीकरण के लिए सैफ्रॉन टेरर यानी कि भगवा आतंकवाद जैसे शब्द को जन्म दे दिया था और उसको लेकर तमाम कार्रवाई भी की थी, वही कांग्रेस है। और इसको लेकर आज पूरे दिन नजर रहेगी, क्योंकि तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आएंगी और साथ ही साथ सलमान खुर्शीद से भी यह सवाल पूछा जाएगा कि क्या उन्होंने बाबरी मस्जिद के टूटने, राम मंदिर पे आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो किताब लिखी है, जिसको वो कहते हैं कि उनकी ये जिम्मेदारी थी कि जिस कोर्ट से वो जुड़े हुए हैं उस पर वही वो अपना पक्ष रखें, तो उन्होंने सिर्फ अपनी किताब की पब्लिसिटी के लिए बहुत संवेदनशील कुछ मुद्दे होते हैं जिन पर बोलते वक्त बहुत ध्यान रखना चाहिए, नाप तोलकर बोलना चाहिए, लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता और फिर विवाद हो जाता है। आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी। आशुतोष, आपके पास ऐसी कौन सी खबर है जो आज पूरे दिन चर्चा में रहेगी? अगर यहाँ पर यूपी की बात करें तो यहाँ पर जो जिन्ना प्रकरण चल रहा है वो उस पर आज पूरे दिन हलचल रहने की उम्मीद है। कल सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया गया होता तो शायद देश का बंटवारा नहीं होता। और उनके इस बयान के बाद अब सियासी बखेड़ा शुरू हो गया है और अब इसमें आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो वरिष्ठ प्रचारक हैं इंद्रेश कुमार भी अब इसमें कूद पड़े हैं और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से जिन लोगों को जिन्ना से ज्यादा प्यार है वो क्यों नहीं जिन्ना के देश में चले जाते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो या फिर सिद्धू हो, इसी तरह अनिल ओपी राजभर भी एक तरीके से राजनीतिक चुटकुला हो चुके हैं और उनकी बातों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसे जैसे यूपी में विधानसभा चुनाव की जो तारीखें हैं, विधानसभा चुनाव की जो हलचल है बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इस तरीके के जो प्रकरण है, जिन्ना से इस तरीके जो प्रकरण है वो लगातार तेजी से सुर्खियों में बनते जा रहे हैं। पिछले दिन हमने देखा था कि अखिलेश यादव ने भी जिन्ना को लेकर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन्ना कहीं ना कहीं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और एक तरीके से जो सरदार पटेल हैं उन्हीं के संगठन से निकले हुए थे और जिन्ना ने भी जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें एक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो कहीं ना कहीं जिन्ना का जो महिमा मंडन किया जा रहा है उसको लेकर अब यहाँ पे राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ विरोधी पार्टी। इंद्रेश कुमार ने भी कहा कि जिन्ना को महापुरुष मानने वाले पाकिस्तान चले जाएं। आशुतोष, ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, वापस मैं लौट रही हूं। अमित गौतम भी मेरे साथ दिल्ली से इस समय मौजूद हैं। दिल्ली में अगर चर्चा किसी चीज की हो रही है बीते कई दिनों से तो वो हो रही है गंदी यमुना की। अमित, क्या खबर हमें दे रहे हैं आज खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से? क्या बड़ी खबर है अमित? पालन करती है।
अमित, आवाज पहुंच रही है? चलिए फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने बहुत सही बात ज्योत्सना कही है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से अगर दिल्ली में किसी खबर पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वो हो रही है कि यमुना, और जिस तरह से यमुना में गंदगी देखी गई वो भी उस वक्त पर जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि अभी छठ पूजा चल रही है और आज आखिरी दिन था छठ पूजा का, जब उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, और उस वक्त भी हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी हैं। अमित, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आज क्या बड़ी खबर है आपके पास? अमित तक लगता है हिमांशु आवाज नहीं पहुंच रही है। आदर्श के पास हम जाते हैं। योगी का आज दौरा है। आदर्श, क्या क्या खबर पहुंचा रहे हैं आज आप? क्या अहम खबर है आज? देखिए, आज सबसे अहम खबर यूपी से निकलकर जो आ रही है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है जो मेरठ में होने वाला है। और मेरठ में वो 17 पैरा ओलंपिक जो खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित करेंगे। उनके सम्मान में किसी खिलाड़ी को 2 करोड़, किसी खिलाड़ी को 3 करोड़, किसी खिलाड़ी को 1.5 करोड़, इस तरीके की राशियों से कुल 32 करोड़ से ज्यादा रुपए आज इन पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को बांटे जाएंगे। और इसके साथ साथ इसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर वो भी मौजूद रहेंगे। और ये दौरा जो है वो माना जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और भी खिलाड़ियों को सम्मानित किया था, चाहे वो दूसरे गोल्ड लेकर आए हों या दूसरे खेल में जीत कर आए हों, उसी तरीके से इसको भी देखा जा रहा है कि पैरा ओलंपिक में जीत कर आए हुए साथ ही साथ अच्छा खेलने वाले खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया जाएगा। और ये अच्छी बात भी है, ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो इनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ के भारत का नाम भी रोशन करेंगे। हर्षा हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी। हर्षा, आज आप वो कौन सी खबर है जो हम तक पहुंचा रही हैं जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा रहने वाली है? देखिए, 10 दिनों के बाद ही हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया आज दूसरी बार स्टेट के जितने भी हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उनके साथ हर घर दस्तक यानी कि वैक्सीनेशन की वो ड्राइव जो कि पूरे देश में सेकेंड डोज को लेकर के स्पीड अप करनी है उसको लेकर के आज बैठक करने वाले हैं। अगर आपको याद हो, इससे पहले ये बैठक मनसुख मंडाविया ने 31 तारीख को की थी और 31 तारीख के बाद आज 11 तारीख को ये दूसरी बार बैठक की जा रही है। तो देखिए, सरकार कितनी रिजिड है, कितना ज़्यादा सोच रही है कि जो सेकेंड डोज जिनको नहीं लगा है उनको सेकेंड डोज जल्द से जल्द लग जाए। तो वैक्सीनेशन की ड्राइव है उसको स्पीड अप करने के लिए लगातार स्टेट्स को कहा जा रहा है। इसीलिए पिछली बैठक जो हुई थी हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ, उसमें कहा गया था कि आप 1 हफ्ते के भीतर मॉनिटरिंग कीजिए। जिन जिन जगहों पे वैक्सीनेशन नहीं पहुंच रही है, जो लोग वैक्सीनेशन काउंटर्स तक नहीं आ पा रहे हैं, चाहे विकलांग हो चाहे दिव्यांग हो, उनको किस तरह से डोर टू डोर जाकर के वैक्सीन लगवानी है, उसको स्पीड अप करे प्रोग्राम को स्टेट मिनिस्टर्स यानी कि स्टेट हेल्थ मिनिस्टर्स। और उसके बाद आज जब ये दूसरे दौर की बैठक हो रही है, हेल्थ मिनिस्टर रिपोर्ट लेंगे उन सारे स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर से कि अभी तक उन्होंने क्या किया है, कितना स्पीड अप हुआ है, जो 10 करोड़ वैक्सीन हर स्टेट को दी जा रही है उसमें से कितना अभी तक यूटिलाइजेशन हुआ है, यानी कि वैक्सीन को लेकर के और वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर के सरकार कितनी सजग है, ये लगातार हो रही मॉनिटरिंग और लगातार बैठकों से देखा जा रहे हैं। आज मनसुख मांडविया एक बार फिर से बैठक करने वाले हैं। वापस मैं लौटती हूँ हर्षा आपके पास। मेरे साथ कुंदन सिंह भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी बड़ी खबर है। कुंदन, क्या खबर है आज? देखिए, आज रामनाथ कोविंद जो देश के राष्ट्रपति हैं वो देश भर के 36 स्टेट के गवर्नर्स और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके एलजी से मुलाकात करेंगे। और जो कॉन्फ्रेंस होता है उनके गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, उसमें ये न केवल राष्ट्रपति बल्कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और जो उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू भी एड्रेस करेंगे। चूँकि गवर्नेंस एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट होता है, एक संवैधानिक पद होता है और उनको देश भर के तमाम राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाना ये तय करेगा कि आखिर क्या निर्देश दिया जाता है, क्या संदेश दिया जाता है। और कई राज्यों में कई बार हमने देखा, पश्चिम बंगाल से लेकर तमाम कई ऐसे राज्य हैं जहां पे सरकार और गवर्नेंस एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो ये एक तरह से संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि संवैधानिक पद है, दोनों संविधान की गरिमा बनाकर एक चुनी हुई सरकार और एक, जैसे दिल्ली में आए दिन कंट्रोवर्सी होती रहती दिल्ली की सरकार और एलजी गवर्नेंस के बीच में, लक्षद्वीप में इस तरह के इश्यूज हाल फिलहाल उठते रहे हैं, पश्चिम बंगाल में कई बार एक ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। सो वो गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के द्वारा राष्ट्रपति का संबोधन, प्रधानमंत्री का संबोधन, उपराष्ट्रपति का संबोधन, ये बहुत चर्चा में रहने वाली है, क्योंकि इससे एक संदेश जाएगा और एक सरकार क्या सोचती है, राष्ट्रपति क्या सोचती है और उन गवर्नेंस के बारे में सरकार का क्या रुख है और किस तरीके की जिम्मेदारी, जवाबदेही दी जाती है, ये बहुत बड़ी बात आज होने वाली है। कुंदन, कोशिश यानी सबसे ज़्यादा यही रहेगी कि समन्वय बनाया जाए, क्योंकि अगर एक बहुत अच्छा समन्वय बनेगा तो उससे जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं वो कहीं अटकेंगे नहीं, तुरंत उनका समाधान भी होगा।
पदें और चुनी हुई सरकार एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है और कई महत्वपूर्ण फैसले रुक जाते हैं। जैसे दिल्ली में अक्सर आपने देखा होगा, पश्चिम बंगाल में भी कई बार एक ऐसे कन्फ्रंटेशन की स्थिति आई है। तो मुझे लगता है कि ये जो खबर होगी, ये संदेश बहुत साफ होगा कि कोऑर्डिनेशन हो और जो राष्ट्रपति कुंदन, और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी थी कि एक इस तरह की मीटिंग बुलाई जाए जिस पर बैठकर इत्मीनान से चर्चा की जाए। और आपको याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने खबर दी थी कि लाल फीताशाही सरकार खत्म करना चाहती है ताकि एक टेबल, दूसरा टेबल, तीसरा टेबल, लंबे लंबे मामले खिंचे ना। जो वादे सरकार ने किए हैं या कोई भी मामला अटका पड़ा है तो वो ज्यादा से कम विंडो से पास होकर के आगे बढ़े और उस पर अमल लाया जा सके। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस समय प्रेरित जुड़ गए हैं। प्रेरित, आपके पास क्या खबर है आज? जी, मेरे पास सोनीपत से जुड़ी एक बड़ी खबर है, जहां पर बीते दिन एक महिला रेसलर की सरेआम हत्या कर दी गई और उसके अलावा उसके भाई की भी सरेआम हत्या कर दी गई और उसके मां के ऊपर भी गोली चलाई गई। फिलहाल मां जो है वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। दरअसल सोनीपत के पास हलालपुर गांव है, जहां पर निशा दहिया नाम की एक महिला रेसलर थी जो अपने कोचिंग सेंटर में प्रैक्टिस करती थी और वहां पर उसके जो माँ के बयान आए हैं उसके अनुसार पुलिस ने जो जानकारी दी है, बताया है कि वहाँ जो कोच था पवन, उसने वो निशा के साथ छेड़खानी करता था और उसके बाद जब छेड़खानी का निशा ने विरोध किया तो निशा दहिया के माँ और भाई को फोन किया गया और बताया गया कि निशा की तबीयत खराब है, आप आकर के निशा और अपनी बेटी को लेकर के जाएं। जैसे ही उसकी माँ वहाँ बेटा दोनों पहुंचते हैं वहाँ पे कोचिंग सेंटर के अंदर में, वैसे ही उनके सामने निशा को गोली मारी जाती है, जिसके बाद निशा के मौके पर मौत हो जाती है। और ये तस्वीर देख करके वहाँ से जो उसका निशा का जो भाई है सूरज, वो वहाँ से भागने लगता है। उसके बाद जो पवन जो वहाँ पे कोच था, उसके जो गुर्गे थे वो उसे दौड़ाते हैं और रास्ते में पकड़ करके उसे भी गोली मार देते हैं और निशा की माँ को भी वहीं पे गोली मारी जाती है। तो निशा दहिया जो महिला रेसलर थी उसकी मौके पे मौत हो जाती है। जो सूरज जो निशा दहिया का भाई था उसकी भी मौके पे मौत हो जाती है और माँ जो इस वक्त वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। पुलिस और प्रशासन मामले की जांच लगातार कर रही है और पुलिस का कहना है कि वो जो है वो गोहाना सीआईए और घरगौंदा सीआईए दोनों जो है सो अभी मामले की जांच कर रहे हैं और जो आरोपी हैं, क्योंकि पुलिस के मुताबिक जो प्राइमा फेसिया है, प्रथम दृष्टया है, उसके अनुसार पवन के जो लोग हैं वो अभी फिलहाल भागे हुए हैं। जो माँ जो है धनपति देवी है, जिनके आधार पर, जिनके बयान के आधार पर पुलिस ने जो है पवन, उनके साले और उनकी पत्नी तीनों के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया। तो आरोपी पवन जो इस वक्त फरार है, पुलिस जो है लगातार तहकीकात कर रही है कि उन्हें वो पकड़ सके। तो आज की जो बड़ी खबर है वो यही है और पूरे दिन जो है छत्तीसगढ़ सोनीपत के जरिए जो है वो पूरे देश भर में यही चलती रहेगी कि आखिर निशा दहिया की ये जो इतनी सरेआम हत्या की गई, उनके भाई की सरेआम हत्या की गई, जल्द ही खुलासा होना भी चाहिए और जो भी सच है वो सामने जरूर आना भी चाहिए। अमित गौतम का एक बार फिर रुख करते हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हमारे सहयोगी। अमित, कौन सी खबर है आपके पास जो आज खास है? ये देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी हिंदुत्व पर लगातार काम करती है और अब इस वक्त कर भी रही है। और साथ ही वो कहती है कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि देश के 130 करोड़ लोग एकजुट हो जाएं और एक साथ काम करो। साथ ही वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी विकास के रास्ते पर चले और विकास करे। और इसी के दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर, विपक्ष जो पार्टी है उनके, वो हमला किया। उन्होंने तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हिंदुत्व को लेकर भड़काती, दंगे भड़काती है और राजनीति करती है और साथ ही दलितों के साथ अत्याचार करती है। तो इस तरीके से देखा जाए, उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुत्व का मतलब ये होता है कि एक इंसान को दूसरे इंसानों के साथ जोड़ना। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, एक पॉलिटिकल स्टैंड, और ये भी देखा जा रहा है कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और जो मेन मोटिव राम मंदिर भी जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश में लगातार जा रहे हैं तरह तरह के, तो इस वक्त जो इन्होंने हिंदुत्व को लेकर जो बयान दिया है वो काफी ज्यादा पॉलिटिकल है। ठीक है अमित, वापस हम लौटेंगे। शिवानी मिश्रा मेरे साथ मुंबई से मौजूद है। शिवानी, आज मुंबई में क्या हलचल रहेगी? देखिए, लगातार सबकी निगाहें एनसीबी और महाराष्ट्र की राजनीति पर है। तो इसी बीच में जहां एक तरफ कल नवाब मलिक के पुतले और पोस्टर्स जलाए गए, वहीं दूसरी तरफ अब एनसीबी की जो पूछताछ है, जो एसआईटी की टीम्स हैं वो काफी ज्यादा अग्रसर रूप से आगे आ रही हैं। जहां जो 6 मामला तो उन्होंने अपने हाथों में लिए हैं, उसको लेकर लगातार वो लोगों को समन तलब कर रहे हैं। इसी बीच में प्रभाकर साइल का जो स्टेटमेंट है वो 2 बार ऑलरेडी रिकॉर्ड किया जा चुका है। तीसरी बार उन्हें फिर बुलाया गया है विजिलेंस टीम के सामने, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी। साथ ही साथ एक अहम अपडेट ये होगी इस पूरे प्रकरण में कि जो किरण गोसावी है, जो मुख्य आरोपी 2 तारीख की रात से सभी के समक्ष आया हुआ है, जो कि फिलहाल पुणे पुलिस की जुडिशियल कस्टडी में है, उससे भी पूछताछ करेगी एनसीबी की एसआईटी टीम। एनसीबी की एसआईटी टीम जो है वो पुणे विजिट कर सकती है या फिर गोसावी की कस्टडी अपने अंतर्गत ले सकती है पूछताछ के लिए। ये एक अहम हिस्सा होगा।
वहीं अगर किरण गोसावी सामने आता है तो पूजा ददलानी जो शाहरुख खान की मैनेजर हैं, उनकी मुश्किलें भी बढ़ेंगी, क्योंकि लगातार जो सूत्रों द्वारा खबर ये आई है कि 3 बार उन्हें फोन कॉल किया गया। वो एसआईटी और विजिलेंस टीम के संपर्क में है, लेकिन वो स्टेटमेंट कब देने आएंगी या वो नहीं आ पाएंगी, वो इस चीज को क्लियर नहीं कर रही हैं अपने हेल्थ ग्राउंड्स के चलते। तो यहाँ पर पूजा ददलानी को भी सामने आना होगा, और अगर वो सामने नहीं आती है तो जो एक्सटॉर्शन का मामला था उसकी गुत्थी नहीं सुलझ पाएगी। तो कह सकते हैं कि फिलहाल किरण गोसावी और साथ ही साथ पूजा ददलानी एनसीबी की रडार पर है। आगे और इस मामले में शिवानी और कौन से नए खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि पूछताछ की जा रही है, सवालों की फेहरिस्त भी निश्चित तौर पर काफ़ी लंबी होगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन पूछताछ में जल्द आ जाएं सामने सभी के। देखिए, यहाँ पर सबसे अहम जो रोल है वो पूजा ददलानी प्ले करती हैं, क्योंकि पूजा ददलानी से ही 50 लाख रुपए लिए गए, उनको दोबारा लौटाए गए। वो उस रात 15 मिनट किरण गोसावी से मिली। ये सारी चीजें सीसीटीवी फुटेज मुंबई एसआईटी की टीम के पास ऑलरेडी मौजूद है। तो पूजा ददलानी के स्टेटमेंट के बाद इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आएगा, ये कहा जा सकता है। वही जो विजिलेंस की टीम एनसीबी की है, वो लगातार एनसीबी के अफसरों से भी पूछताछ करेगी, ऐसी बात सामने आई है। साथ ही साथ ज्ञानेश्वर सिंह जो डीडीजी मुंबई आए हुए हैं, विजिलेंस टीम को जो हेड कर रहे हैं, उन्होंने मुंबई पुलिस के कमिश्नर से भी मुलाकात की और कोऑपरेशन की डिमांड की है। पहले भी 2 से 3 बार पूजा ददलानी को मुंबई की एसआईटी टीम ने तलब किया था, लेकिन उन्होंने सेहत का हवाला देते हुए और टाइम मांगा मुंबई एसआईटी से। अब आज वो शामिल होंगी इस पूछताछ में, नहीं इस पर नजर टिकी है, लेकिन बहुत अहम किरदार हैं इस पूरी जांच में। मेरे साथ मेरे सहयोगी शब्बीर भी जुड़ गए हैं। शब्बीर, आपके पास क्या खबर है आज? जी, चेन्नई में जो लगातार बारिश हो रही है, बारिश के वजह से यहाँ वाटर लॉगिंग हो रहा है और आप देख सकते हैं कि हम अब इस वक्त वेस्टमांबलम के दुरईस्वामी सबवे में खड़े हुए हैं और देख सकते हैं कि यहाँ के ट्रैफिक कॉप्स जो हैं, पुलिस जो है, वो इस रोड को, ये सबवे को ब्लॉक करने की कोशिश में जुड़े हुए हैं। और इस यहाँ का जो वाटर लॉगिंग से आपको अंदाज़ा लगेगा कि यहाँ हालात कैसे हैं। और अब हम इस वक्त यहाँ के एक रेसिडेंट राकेश हैं, राकेश के साथ बात करेंगे। राकेश जी, आप बताइए कि यहाँ हालात कैसे हैं? राकेश जी, यहाँ पे हालात इतनी खराब है कि पूछो मत। घर के अंदर पानी जा रहा है, बच्चे सब हैं, पानी नहीं है और खाने पीने का कैसे इंतजाम होगा, दूध कैसे होगा इंतजाम पता नहीं। इन लोगों ने स्मार्ट सिटी बनाया लेकिन नहीं लग रहा है स्मार्ट सिटी, वर्स्ट सिटी है ये। देखो, आपको मैं दिखाता हूँ मेरा घर कैसे हुआ है। आप दिखाइए आपका घर कैसा है। और ये जो टी नगर जो एरिया है, ये स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। टी नगर का जो स्मार्ट सिटी है, कई सारे करोड़ रुपए इस पे खर्च किए गए हैं, लेकिन हालात जो है वो बहुत गंभीर हैं। और आप देख सकते हैं ये एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है और इस अपार्टमेंट के अंदर भी पानी आ गया है और घर के अंदर भी पानी आ गया है। और आप यहाँ देख सकते हैं जो हालात इधर के हैं, ये जो बिल्डिंग अपार्टमेंट का बेसमेंट जो है, ये बेसमेंट में पूरा पानी आ चुका है। और लगातार बारिश की वजह से अभी भी पानी बढ़ सकता है इधर। हाँ, अभी भी बढ़ेगा। पिछली बार तो यहाँ तक आया था पानी, ऑलमोस्ट घर के अंदर नहीं आया था, पिछली बार यहाँ तक आया था। अभी देखो इस बार कैसे बारिश सूखा तो है, आगे कैसे है देखते हैं। तो मेट डिपार्टमेंट का ये प्रिडिक्शन है कि अभी 2 दिन के लिए बारिश लगातार होने वाली है, तो आप कैसे प्रिपेयर्ड हैं कुछ? हाँ, अभी देखते हैं, कुछ पानी अगर बढ़ा तो फिर सबको लेके बाहर जाना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। क्यों बोले तो पानी, दूध, पानी और कुछ भी इंतजाम कुछ भी नहीं, अथॉरिटीज कोई भी आए नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि आके इस पानी को क्लियर करें। तो मांग इधर लोगों की ये है कि ये पानी जो है, ये पानी को क्लियर करना चाहिए और अथॉरिटीज़ इधर आना चाहिए और क्लियर करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि चेन्नई कॉरपोरेशन के अथॉरिटीज़ भी कई सारे जगह पे उनका इंस्पेक्शन जारी है और पानी को क्लियर करने की कोशिश में जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी मेट डिपार्टमेंट का ये प्रिडिक्शन है कि नेक्स्ट 24 आवर्स लगातार बारिश होने वाली है। तो इस वजह से अभी जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं अथॉरिटीज़ को कि पब्लिक सेफ्टी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त, तो पब्लिक को सेफ रखना चाहिए। तो उसी तौर को लेके ये अथॉरिटीज़ जो है इधर काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ का ये जो रोड है, बहुत इंपॉर्टेंट सबवे है ये, तो ये सबवे कम्प्लीटली सबमर्ज है। ऐसे 11 सबवेज चेन्नई में कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हैं और कई सारे रोड्स भी ब्लॉक्ड हैं। तो वाटर लॉगिंग का जो इशू है, इस इशू को हैंडल करने के लिए यहाँ की सरकार
तैयार हो रही है। बिल्कुल, निचले इलाके भी बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा निचले इलाके प्रभावित है। हिमांशु, भी ऑफिशियल जानकारी क्या है? शब्बीर, मौत का आंकड़ा क्या है? करीब कितने लोग प्रभावित हुए होंगे इससे? जी, अभी तक 8 लोगों की मौत हुई है। संडे से लेके लगातार जो बारिश है वो संडे से शुरू होके अभी तक कंटिन्यू हो रही है, और आप देख सकते हैं इससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि कितनी बारिश हुई है चेन्नई में। जो बारिश कल रात से हुई है उसका अंजाम यह है कि सारे सबवेज हैं, सारे जो रोड्स हैं, वो सारे जो रोड्स हैं वो रोड्स में बिल्कुल, देखिए कहीं लग नहीं रहा दोस्तों, आप देखेंगे ये सबवे है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे एक रोड है जो सीधी सीधी गई है और पूरा वो पानी से भरी हुई है। लेकिन कितनी ज्यादा बारिश यहाँ पर हुई है, और क्या मैनेजमेंट, जो कहा जाता था कि प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिखा नहीं है। खामियाजा आम लोगों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है। सरकार दावे करती है, प्रशासनिक अमला, निगम दावे करता है, लेकिन आप देखिए सड़कें आपको तालाब में तब्दील नजर आ रही हैं। और कुदरती मार तो ये है ही, लगातार बरसात हो रही है, लेकिन लोगों से जो वादे किए गए कि जल निकासी का पूरा समाधान सरकार कर देगी, अगली बारिशों में ये परेशानी नहीं होगी, लेकिन नतीजा सिफर नजर आ रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए अब आपको सेंसेक्स मीटर बता देते हैं। जो रिपोर्टर्स ने हमारी खबर दिखाई, ये वो खबरें हैं। सलमान खुर्शीद, चिदम्बरम के बयान पर विवाद, जिन्ना विवाद पर सियासत गरमाने लगी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हाई लेवल मीटिंग करेंगे। सोनीपत में रेसलर के मर्डर पर सवाल उठे हैं, मर्डर से सवाल उठे हैं, और तमिलनाडु में जोरदार बारिश। ये वो ओल्ड रैंक है जो हमारे सहयोगियों ने खबर बताई, जो आज चर्चा में रही, और ये न्यू रैंक है। सबसे पहले जो खबर रहेगी वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की हाई लेवल मीटिंग, उसके बाद फिर सलमान खुर्शीद और चिदम्बरम के बयान पर विवाद। बिल्कुल, जिन्ना विवाद पर गरमाने लगी है सियासत। इस पर क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप होंगे, क्या बयान आते हैं, देखने वाली बात होगी। सोनीपत में रेसलर के मर्डर से भी सवाल खड़े हो गए हैं। कानून व्यवस्था का जनाजा निकलता हुआ नजर आ रहा है। तमिलनाडु में बारिश ने तबाही मचाई है। तस्वीरें उसकी बानगी हैं जो अब से कुछ सेकंड पहले हम आपको दिखा रहे थे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल लौटें।